नमस्कार। मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग थोड़ा हट के बात करेंगे। और वो बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हमने एक नहीं दो वीडियो बनाया था वायरल बॉय सोनू के ऊपर। वही सोनू जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे पढ़ने की हिम्मत दीजिए, मुझे शिक्षा का अधिकार चाहिए, और रातों रात वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने वीडियो तब बनाया जब मुझे ऐसा प्रतीत होने लग गया कि अब लोगों ने इसका जीना हराम कर रखा है। इंटरव्यू लेने वाले, मतलब मीडिया, सोशल मीडिया, ऐसे मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से इतना फेमस हुआ, लेकिन जब मीडिया सोशल मीडिया के लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया, जब वो कहने लग गया कि मुझे शिक्षा से पहले सुरक्षा चाहिए, गिर जाता था और बेहोश हो जाता था, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाया जिसका मैंने टाइटल दिया कि अब सोनू को प्रताड़ित किया जा रहा है। और दूसरा वीडियो मैंने बनाया कि सोनू को चैन से जीने दिया जाए। अब सोनू को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें जो मैंने मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों से, पत्रकार बंधुओं से रिक्वेस्ट किया, तो एक भाई ने कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट। ऐसे कमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक कमेंट की मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक भाई ने लिखा, नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा, लेकिन एक भाई ने लिखा कि सुनील छैला बिहारी जी, मैं जी बोल रहा हूं, मतलब मैं अपने नाम के बाद जी नहीं लगाता हूं क्योंकि नहीं लगाना चाहिए। उनकी भाषा में जो उन्होंने लिखा था कि छैला बिहारी जी या तो सोनू के रिश्तेदार हैं या उसके जात वाले हैं। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं कलाकार हूं, और कलाकार जो होते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा जात पात को नहीं मानते हैं। ऐसे ही अलग बात है कि आजकल के बहुत सारे कलाकार बहुत ज़्यादा जात पात करने लगे हैं, लेकिन मैं पुराना कलाकार हूं और हम लोग जात पात से बहुत ऊपर उठ के काम करते हैं। और ऐसे भी आपको पता है, कलाकार को सब लोग प्यार करते हैं, देश विदेश सब जगह से प्यार मिलता है। और मैं खास करके ऐसा कलाकार हूं, बहुत सारे कलाकार के बाद तो टाइटल होता है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे नाम के सामने क्या टाइटल है? सुनील छैला बिहारी। तो मैं बिहारी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, और किसी भी जात से पहले मैं इंसान हूं। और आपने जो बात कही है कि या तो मैं सोनू का रिश्तेदार हूं या सोनू का जात वाला हूं, तो आप इस पड़ताल में लगिए, और पड़ताल करते करते आप थक जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरी जाति का पता चलेगा आपको, और दूर दूर तक ऐसे कोई रिलेशन आपको नहीं मिलेगा हमारा सोनू से। हाँ, एक रिलेशन है, वो इंसानियत का। एक जबरदस्त रिलेशन ये है कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि इस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से आज हम 70 साल 75 साल में भी वहीं पे खड़े थे जहां से हम चले हैं। और उसने भी एक बात उठाई है भ्रष्टाचार की, कि अगर मैं IAS बनूंगा तो मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। तो वो एक कनेक्शन है हमारा। और मैं तो हर इंसान से प्यार करता हूँ, बिहारी ज़रूर हूँ, सुनील छैला बिहारी ज़रूर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तानी भी हूँ, और मैं पूरी दुनिया के लोगों से प्यार करता हूँ। मैं पूरे संसार को अपना परिवार मानता हूँ। ये मेरी सोच है। और जब आप इस तरह की बात करते हैं तो मुझे आप पर गुस्सा नहीं आता है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, मुझे आप पर कोई गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा आता है उस व्यक्ति पे या उस जमात पे जिसने शुरू से हमारे खिलाफ एक साजिश की। और साजिश क्या, मैं आपको बताता हूं। जब ये पता चल गया, जब ये तय हो गया कि अब हिंदुस्तान आज़ाद होगा, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो चले गए, मर गए, शहीद हो गए, वो तो चले गए, लेकिन जो लोग उस समय थे, जिनको अब लगता था कि हिंदुस्तान की सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है, उन लोगों ने सोचा कि अब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ खेल खेला जाए, ऐसी चक्रव्यूह की रचना हो
जिससे हम और हमारा परिवार सब दिन सत्ता में रहे। इसके लिए उन्होंने 2-3 बिंदुओं पे काम करना शुरू किया। सबसे पहला क्या कि अंग्रेज ने जो इतने वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया, उसका मेन फंडा क्या था? आपने सुना होगा, फूट डालो शासन करो। तो उन्होंने एक तो पहला ये उठाया कि हम भी वही करेंगे, फूट डालेंगे और शासन करते रहेंगे। दूसरा इन्होंने क्या सोचा हिंदुस्तान की आजादी के बाद, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है इसलिए कोई अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, और मैं नाम लूंगा भी नहीं, मैं किसी का नाम जल्दी लेता नहीं हूं। तो एक तो फूट डालो शासन करो, दूसरा ये कि किसी को बहुत नीचे गिराना हो तो उसकी खुददारी को खरीद लो, उसकी ईमानदारी को खरीद लो। अब खुददारी हो सकता है गांव देहात के लोग खुददारी नहीं समझते, ईमानदारी तो समझते हैं। तो खुददारी को खरीद लो। खुददारी मतलब अगर कोई भूखा व्यक्ति जा रहा है तो उसको सबसे ज्यादा अगर खाने की आवश्यकता है तो उसको कटोरा में भीख दे दीजिए। और एक बार अगर कोई भीख मांग लिया तो भीख ही मांगता रहेगा जीवन भर, वो फिर कभी, तो वो होता खुददारी खरीदना। तो हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम हमारी समृद्धि नहीं थी, भूखे लोगों की संख्या ज़्यादा थी, गरीबी ज़्यादा थी। तो लोगों ने सोचा इसकी खुददारी खरीद लो, उन्होंने सामान बांटने की शुरुआत की। अब वो सामान बांटना जो भी समझिए, चूड़ा शक्कर गुड़ और कंबल, और वो बाद में चुनाव के टाइम में दारू शराब, ये खुददारी को खरीदना होगा और फ्री में सामान देना। तीसरा क्या रहा कि ये आपस में लड़ते भी रहेंगे, इसकी खुददारी को हम खरीदते रहेंगे। कब? जब ये अशिक्षित रहेगा। तो इसको शिक्षा मत दो, इसको पढ़ने मत दो, इसको ऐसे ही गरीब बना के, मजदूर बना के रखो, ताकि हम जो कहेंगे उस पर ये भरोसा करेगा। और ये 3 साजिशों का शिकार आज भी हम हैं। अब मैं फिर से चलता हूं कि फूट डालो और शासन करो। फूट डालो शासन करो की वजह से ही हमारे बीच जात पात को बढ़ावा दिया गया। और माफ कीजिएगा, उस टाइम तो हम अशिक्षित थे या हिंदुस्तान गुलामी से निकला था, लेकिन आप माफ कीजिएगा, आज भी क्या जात पात कम हो रहा है? क्या नहीं, जात पात को बढ़ाया जा रहा है कि भले ये आपस में लड़ते रहें और हम इनका वोट ले लेकर शासन करते रहें और हम अपने परिवार का पेट भरते रहें। तो उस व्यवस्था को और बढ़ाया जा रहा है। इसलिए 75 साल के बाद भी जब एक बच्चा जिसका लोगों ने जीना हराम कर रखा है, और जब मैं उसकी बात करता हूं तो आपको मैं कहीं ना कहीं से उसका जात लगता हूं। आपके दिमाग में सोचिए, माफ कीजिएगा, आपके दिमाग में जात पात का जहर कितना भरा हुआ है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के पक्ष में खड़ा होगा ईमानदार के लिए, तो आपको लगेगा ये जात है इसलिए बोल रहा है। ये है जात पात का जहर जो सदियों से हमारे दिमाग में घोला गया है। दूसरा क्या मैंने कहा? खुददारी को खरीदना। लोग गरीब थे, उन्हीं दिनों से शुरुआत हुई, ये बांट दो, ये बांट दो, ये बांट दो, चुनाव के समय में दारू बांट दो, चुनाव से पहले कंबल बांट दो, महिलाओं को साड़ी बांट दो, खाना बांट दो, ये करो वो करो। और उसके बाद वो बांटने का सिलसिला ऐसा चल रहा है कि आज भी एक आदमी आंदोलन करता है और बोलता है कि मुझे बना दो, मैं आपका बिजली माफ कर दूंगा, तो आप उसको तुरंत मुख्यमंत्री बना देते हैं। जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि बिजली माफ करेगा, इतना पैसा कहां से लाएगा। आज कोई व्यक्ति अगर मैं कह दूं कि मुझे बना दो मुख्यमंत्री, मैं सबको फ्री में खिलाऊंगा, आप मुझे मुख्यमंत्री बना देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि कहां से खिलाएगा। ये वही चाहते थे जब देश आजाद हो, उसी समय से साजिश चल रही है कि फ्री की आदत ऐसी डालो लोगों को। आज लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, उसको वापस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कोई ना कोई तो राजा आएगा जो हमारा ये माफ कर देगा, क्योंकि वो शुरू से डाला गया है। अब सोचिए कहां से साजिश चल रही है। इसी को बोलते हैं खुददारी खरीदना। आपको फ्री का चीज अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी ईमानदार व्यक्ति फ्री का सामान नहीं लेता है। माफ कीजिएगा, वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलता हूं। स्विट्जरलैंड में सरकार ने एक डिसीजन लिया कि हर व्यक्ति को रिटायर कर देंगे और काम हम रोबोट से करवाएंगे। हर व्यक्ति को घर बैठा के हम 1,70,000 रुपया देंगे। और जब सरकार ने डिसीजन लिया और अनाउंसमेंट किया कि हर व्यक्ति को हम रिटायर कर देंगे, सबको 1,70,000 रुपया घर बैठा के देंगे और रोबोट से काम कराएंगे, तो वहां के 70% लोगों ने कहा कि मुझे आपका खैरात नहीं चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मैं कमा लूंगा मेहनत करके और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। 2 बातें हैं,
एक तो मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए और मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। अगर आप रोबोट से काम कराना चाहते हैं तो कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए तो वो स्विट्जरलैंड है, इसीलिए तो हम बात बात में स्विट्जरलैंड की चर्चा करते हैं। वो देखिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। और तीसरा मैंने क्या बोला आपको कि शिक्षा, वो एक साजिश के तहत आपको पढ़ने नहीं दिया गया कि ये बुर्बक रहेगा, बेवकूफ रहेगा तो मैं जो बोलूंगा ना उस पर हामी भरता जाएगा। और इसीलिए शिक्षा आज 75 साल के बाद एक बच्चे को ही बोलना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी मुझे पढ़ने की हिम्मत दीजिए। और उसके पक्ष में अगर कोई खड़ा होता है तो आपको लगता है कि उसका जात है, क्योंकि आपको अशिक्षित रखा गया है, आपको पढ़ने नहीं दिया गया है। आज भी आप सोचिए, आप कभी नहीं सोचेंगे लेकिन आज भी आप सोचिए, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश, और ये वो 50 तरह की बातें सुनते होंगे, लेकिन रूस जैसे देश में सुनते हैं 7 लाख 8 लाख 10 लाख में डॉक्टर बना दिया जाता है। हो सकता है मैंने इसमें थोड़ी गड़बड़ी होगी, तो कहेंगे रूस बहुत विकसित देश है इसलिए ऐसा होता है। अभी जो यूक्रेन में इतने बच्चे फंसे तो सब कौन थे? मेडिकल की तैयारी करने के लिए। वहां सुनते 30-35 लाख में डॉक्टर बन जाते हैं। हमारे देश में एक डॉक्टर बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपया लगता है, एमडी बनाने के लिए, एमबीबीएस बनाने के लिए 1.25 करोड़ रुपया लगता है। अभी थोड़ा कम हुआ है, मैं थोड़े 5-10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 1.25 करोड़ 2.5 करोड़ में डॉक्टर बनते थे, इसलिए लोग दूसरे देश में जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए। और ये तो बड़े बड़े देश की बात है। यूक्रेन तो खैर बहुत ऐसा बड़ा देश नहीं है, बहुत ऐसा शक्तिशाली देश नहीं, लेकिन वहां लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। हमारे बगल में नेपाल है, जहां मैंने सुना है कि 17 लाख में डॉक्टर बन जाते हैं। अब वो देखिए, नेपाल तो इतना बड़ा देश नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश में 2.5 करोड़, वहां 17 लाख, हमारे देश में 2.5 करोड़ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़, और यूक्रेन में 35 लाख 30 लाख, रूस में और कम। ऐसा क्यों होता है? तो अपने देश में एक साजिश के तहत स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीईएड कॉलेज ये सब नहीं खुलवाया गया, कम खुलवाया गया कि यहां के लोगों को पढ़ने मत दो, ये पढ़ लेगा हमारी साजिशों को समझ जाएगा। इसलिए एक साजिश के तहत आपको पढ़ने नहीं दिया गया। और इसीलिए चूंकि पढ़ने नहीं दिया गया, क्या हिंदुस्तान में आप सोच सकते हैं कि गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा? लेकिन दूसरे देशों में बन जाता है, क्योंकि इतना सस्ता होता है डॉक्टर बनाना। वो बना लेते हैं अपने बच्चे को। गरीब का बेटा, एक रिक्शा वाला का बेटा जो चाहेगा अपने बच्चे को बना लेगा। हमारे देश में संभव नहीं है। यही साजिश थी। इसलिए आपको 75 साल के बाद भी एक बच्चा जाके कहता है कि मुझे शिक्षा का अधिकार दीजिए, और उसके फेवर में अगर कोई खड़ा होता है तो आपको उसका जात लगता है। अब मैं फिर से एक विनम्रता पूर्वक आपको कहना चाहूंगा, मैंने पहले हाथ जोड़ा है कि आप बुरा नहीं मानिएगा। मैं किसी जात पात को नहीं मानता हूं। मैं एक ही चीज को मानता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। इस देश में शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, और स्वास्थ्य, एक गरीब आदमी इलाज के बगैर मर जाता है। अभी काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो मैंने ये भी लिखा है कि जो हमारे साथ भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे, वो आप हमें कमेंट में अपना नंबर भेजिए। कुछ लोगों ने नंबर भेजा है, मैं उनसे संपर्क भी करूंगा। अभी पहले देख रहा हूं कि कितने कमेंट्स आते हैं, अभी तो लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनसे संपर्क करूंगा। और दोस्तों, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक जिन्होंने ये कमेंट लिखा है, मैंने उनका नाम नहीं बोला है। अब आप बुरा नहीं मानिएगा, अगर आप कभी मिलेगा तो मैं आपको बोलूंगा। देखिए, मेरी सोच क्या है, चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। मैं इस पर बहुत जल्दी इसका एक अभियान की शुरुआत करूंगा। भ्रष्टाचार मिटाओ, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार लाओ। और जब मैं रोजगार की बात करता हूं, उसमें कहीं से जात पात की बात नहीं होगी। हर व्यक्ति को काम चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति के पास पैसा चाहिए, हर व्यक्ति का इलाज होना चाहिए। मैं जात पात की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे हिंदुस्तानियों के समृद्धि की बात करूंगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता हूं, और मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में सिर्फ 2 जात है, एक शोषक, एक शोषित। अब आप सोचिए, आप किस में हैं, शोषित में हैं या शोषक में? शोषक वो हुआ जिसने हमारा शोषण किया है। वो व्यक्ति जो आजादी से पहले हमारा शोषण करता था, वो तो अंग्रेज था, चला गया देश छोड़ के। लेकिन आजादी के बाद जो हमारा शोषण कर रहा है,
जात पात के नाम पे या शिक्षा के नाम पे या ये जो भी है भ्रष्टाचार के नाम पे, भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी न कभी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होगा, जिसने कहीं काम के लिए पैसा नहीं दिया होगा। तो वो व्यक्ति जो आपका शोषण करता है, यानी आपसे पैसा लेता है, आपको लड़ाता है, आपसे वोट लेता है और आपका काम नहीं करता है और आपके फंड का बंदर बांट करता, सब खा जाता है, वो हुआ शोषक। और जिसका शोषण हो रहा है वो, अगर आप शोषित हैं हमारे साथ आइए, अगर आप शोषक हैं तो आप उधर रहिए, क्योंकि शोषक और शोषित की लड़ाई होने वाली है। और इस लड़ाई में जो हमारा साथ देंगे, मैंने कहा मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में दो ही जात है, एक तरफ शोषक, एक तरफ शोषित। वो शोषक हैं जो हमारे हिस्से पर अपना हक जताते हैं। आईएएस की बहुत चर्चा चल रही है, आईएएस, लेकिन झारखंड में इतना बड़ा घोटाला किया वो कौन था? वो आईएएस था। जब आईएएस लोग बनते हैं सिर्फ घोटाले करते हैं, सिर्फ हमारे फंड का बंदर बांट करते हैं और कुछ भी काम नहीं करता है आईएएस, सिर्फ समय टाइम पास करते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर एक आईएएस चाह ले तो 2-3 साल में जिले की तस्वीर बदल देंगे। इसलिए अगर आप शोषित हैं तो हमारे साथ आइए, अगर आप शोषक हैं तो उस वर्ग में जाइए जहां शोषक लोग रहते हैं। तो आइए इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। और हमें बोलने के क्रम में हमसे कुछ गलती हुई होगी तो बिल्कुल क्षमा चाहता हूं, अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के। और किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो जरूर माफ कर दीजिएगा। मेरे कहने का भाव समझिएगा, मेरे शब्दों पे मत जाइएगा। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। लोग कलाकार को ऐसे समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, अरे यार ये तो शीशो अनपढ़ होता है, कुछ भी बोलते रहता, लड़ाई करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन कलाकार जब इस तरह की बात कर रहा है तो उसको भी गहराई से सुनना चाहिए लोगों को। और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाने का अलग चैनल है छैला बिहारी ऑफिशियल, छैला डीजे वाला, और ये बातचीत करने का अलग चैनल है जिसका नाम है ग्राम पंचायत राज पौरा। एक बातचीत का चैनल है छैला बिहारी टॉक्स। ये 4 हमारे चैनल हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं जो बोलता हूँ वो आपको मेरी बातें कितनी अच्छी लगी, बुरी लगी, तो कमेंट कीजिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और। अब मैटर चेंज करेंगे, इस मैटर को आज हम क्लोज करते हैं और इसके बाद हम मैटर चेंज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।